उत्तर पूर्व की दिशा में सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रघु नाम का एक मंदबुद्धि लड़का रहता था। पूरे गांव के लोग उसे मंदी कहकर बुलाते थे। कहने को तो वह एक मंदबुद्धि था, मगर था बहुत सीधा साधा, भोला और ईमानदार। गांव के लोग आए दिन उसको परेशान किया करते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे मंदिया, कहाँ जा रहा है? आजकल तो तू बहुत ही सुंदर होता जा रहा। क्या लगा रहा है अपने चेहरे पे? क्या सच में भैया? सच में मैं सुंदर दिख रहा हूँ? अरे हाँ हाँ मंदिया, तू तो सच में आजकल बहुत ही स्मार्ट लगने लगा है रे। क्या बात है? अब बताओ, शादी कब कर रहे हो? अरे भैया, माँ कहती है सच बोलने वाले बहुत अच्छे होते हैं और मैं तो हमेशा ही सच बोलता हूँ, इसीलिए मैं इतना सुंदर हो गया हूँ। हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं। तुम शादी कब कर रहे हो? भैया, शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ, मगर माँ कहती है मेरे जैसे भोले लड़के से कौन शादी करेगा। अरे मंदी, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए हो। अब तो तुमसे कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या भैया? मैं आज ही घर जाकर माँ से बात करता हूँ। इतना कहकर रघु अपने घर के लिए चला गया और सारे लोग हंसने लगे। गांव के लोग रघु के साथ मजाक करके खुश हुआ करते थे। रघु की एक बूढ़ी माँ थी जो उसके साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती थी। माँ, गांव के सारे लोग कहते हैं अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरी शादी कब करवाओगी माँ? रघु, बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? किसने तुमसे ऐसी बात कही? माँ, गांव के सारे लोग कह रहे हैं तुम क्यों नहीं मेरी शादी करा रही हो। मेरी उम्र के सारे लड़कों की शादी हो गई है, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। मुझे भी शादी करनी है माँ। अरे पगले, किसने तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात डाल दी? तू कोई काम धंधा नहीं करता है, तुझसे भला कोई लड़की कैसे शादी करेगी रे? क्यों माँ, मेरे में क्या कमी है जो कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी? क्या तुम भी मुझे बाकी लोगों की तरह मंदबुद्धि समझती हो? अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरा बहुत समझदार बेटा है, बस थोड़ा भोला है। हाँ, तो मैं समझदार हूँ तो मेरी भी शादी करवा दो, वो भी एक सुंदर लड़की से, जैसे मैं सुंदर हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, करवा दूंगी, लेकिन पहले कोई काम धंधा करेगा तब ना, नहीं तो कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं कल ही जमींदार के पास जाकर कोई काम मांगता हूँ। वो मुझे कोई ना कोई काम दे ही देंगे। जमींदार का नाम सुनते ही फुलवा कुछ देर सोच में पड़ जाती है। माँ, माँ, कहाँ खो गई तुम? मैं तब से बोले जा रहा हूँ और तुम कुछ भी नहीं कह रही हो। फुलवा घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुम जमींदार के यहाँ काम नहीं करोगे, कोई और काम देख लेना। पूरे गांव में सिर्फ ये जमींदार ही बचा है क्या? अरे माँ, क्या हो गया तुम्हें? पूरे गांव वाले मुझे बुद्धू समझते हैं, वो मुझे काम नहीं देंगे, और जमींदार के यहाँ काम करने में बुरा ही क्या है? कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ काम नहीं करोगे, तुम कोई और काम देख लो। ओ मेरी भोली माँ, तुम मुझे भोली कहती हो और खुद ही भोली हो। इस गांव में जमींदार के अलावा किसी के पास कोई काम नहीं है, ये तो तुम जानती ही हो मेरी भोली माते। तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से काम करूंगा। फुलवा थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, जाना काम पर, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, जमींदार को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन ऐसा क्यों माँ? मैं तो तेरा बेटा हूँ, ये जानकर जमींदार क्या करेगा? बेटा, वक्त आने पे मैं तुम्हें सब बता दूंगी, बस अभी मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। ठीक है माँ, तुम जैसा कहोगी वैसा ही मैं करूंगा। कल ही जमींदार से बात करने जाऊंगा। अगली सुबह होने पर रघु जमींदार के घर जाने लगा। रास्ते में उसे गांव के चौराहे पे कुछ गांव वाले बैठे दिखते हैं। अरे भैया, आप लोगों को पता है मेरी माँ शादी के लिए मान गई है और कहा है कुछ काम कर लो फिर शादी करवा दूंगी। अरे मंदिया, तुझे कौन काम देगा और तू कौन काम कर देगा? तू तो बस काम बिगाड़ने में रहता है रे।
भैया मैं जमींदार के यहाँ जा रहा हूँ काम करने। कुछ दिन काम करने के बाद मेरी माँ एक सुंदर लड़की से मेरी शादी करवा देगी। अरे मंदी, तू वहां जाकर काम करेगा या काम को और बिगाड़ देगा? तू तो है ही काम खराब करने के लिए। इतना कहकर सारे लोग रघु पर हंसने लगे और रघु वहां से चला जाता है। जमींदार जी मुझे कुछ काम चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ। तुम कौन हो भाई और अंदर कैसे चले आए? जमींदार जी मैं इसी गांव का हूँ, लोहार हरिया का बेटा हूँ। मुझे काम की जरूरत है, आप मुझे अपने पास काम पर रख लीजिए, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा। अच्छा अच्छा, तुम हरिया के बेटे हो, तो उसको तो गुजरे काफी वक्त हो गया। जी जमींदार जी, मेरे पिताजी सालों पहले गुजर गए। जमींदार जी बड़ी मेहरबानी होती, मुझे कुछ काम दे देते तो काम करूंगा, तभी तो मेरी माँ शादी करवाएगी। अरे तुम तो वही मन बुद्धि है ना, तुम यहाँ क्या काम कर पाएगा? सहायक जी मैं सब काम कर लूंगा और मैं मंदबुद्धि नहीं हूँ, वो तो गांव वाले प्यार से मुझे मंदी कहते हैं। अच्छा अच्छा, तुमको ही मंदिया कहा जाता है। बहुत किस्से सुने हैं तुम्हारा। अरे रघु, तुम तो बहुत मशहूर हो भाई। मेरे यहाँ काम तो है मगर थोड़ा कठिन काम है, वो कर सकते हो तुम? जी जी जमींदार जी, मैं सब काम कर लूंगा, मैं काम करूंगा तभी तो माँ मेरी शादी करवाएगी। अरे मंदिया, तुमसे कौन लड़की शादी करेगी? सहायक जी गांव वाले कहते हैं मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझसे कोई भी लड़की शादी कर लेगी। ये सुनकर जमींदार के साथ साथ वहाँ के सारे लोग हंसने लगे। कुछ देर जमींदार सोचने के बाद रघु से कहता है, अच्छा ठीक है, तुमको जब लड़की मिल जाएगी शादी कर लेना, और तुम्हें काम करना है तो कल से काम पर आ जाना। महीने के आखिरी में तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे। मंजूर है तो कल से आ जाओ। ठीक है जमींदार जी, मुझे मंजूर है, मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगा। रघु खुशी खुशी घर आया और अपनी माँ को सारी बात बता दी। रघु, तू वहाँ क्या काम करेगा? तुझे ज्यादा भारी काम तो नहीं मिलेगा ना? अरे माँ तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मुझे ज्यादा भारी काम नहीं मिलेगा। अब ज्यादा सोचो मत, मुझे खाना दो, जल्दी सोकर कल जल्दी भी दौड़ना है, सुबह से ही मुझे काम करना है। ठीक है, चले जाना, मगर मेरी बात हमेशा याद रखना। मैंने जो कहा वो याद रखना। जमींदार को किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरा बेटा है। हाँ माँ, नहीं पता चलेगा। जमींदार तो दयालु लगते हैं, देखो ना फटाक से मुझे काम पर रख लिया। और पता नहीं तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम अभी नहीं समझोगे बेटा, वक्त आने पर सब मैं तुम्हें बता दूंगी। अगली सुबह होने पर रघु जमींदार के घर चला जाता है। वहां पहुंचकर रघु खेती में काम करने लग जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। जमींदार के घर एक नौकरानी कजरी रहती थी। वह एक अनाथ लड़की थी। उसका अपना कोई घर बार नहीं था और ना ही माता पिता थे। वो जमींदार की पत्नी का देखभाल करती और वहीं किसी कोने में पड़ी रहती थी। सुनो कजरी, कल मेरी बेटी सुबह आने वाली है, तुम उसकी पसंद का खाना बना लेना। और हाँ, ध्यान रखना उसको गुस्सा मत दिलाना, आजकल वो बहुत गुस्सा करती है। जी मालकिन, ध्यान रखूंगी। वैसे भी दीदी को मैं बचपन से जानती हूँ। अगले दिन सुबह बहुत ही गुस्से में आई। कजरी, ओ कजरी, जल्दी से मेरे लिए पानी लाओ। अरे मेरी राजकुमारी को किसने इतना गुस्सा दिलाया? आज किसकी शामत आई है? पूछिए मत पिताजी, उस ड्राइवर ने मुझसे बहस किया। मेरा दिमाग पूरा गर्म हो गया है अभी। अरे बाप रे, किसकी इतनी हिम्मत हुई? कजरी जल्दी से ठंडा पानी लेकर आओ। कजरी जल्दी से पानी लाती है। क्यों रे, तब से तुझे आवाज दे रहे हैं, तेरे कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है? अब ज्यादा ही ढीठ हो गया हो तुम। दीदी काम कर रही थी, थोड़ा लेट हो गया। मुझसे जबान मत लगाओ वरना बहुत बुरा होगा कजरी। मेरी प्यारी बेटी, इतना गुस्सा मत करो, थोड़ा आराम करो। कजरी जाओ और मेरी राजकुमारी के लिए अच्छा खाना बनाओ। शोभा, कजरी बचपन से इस घर में काम कर रही है, उसे इस तरह से मत बोलो। बचपन से काम कर रही है तो क्या उसको अपने सर पे बिठा लूं मैं माँ? अब तुम उस कजरी की तरफदारी मत करो मुझसे।
मेरी बेटी को जैसा ठीक लगेगा वही होगा, उसे और गुस्सा मत दिलाओ। आओ बेटी, तुम आराम करो। सुबह के आने से कजरी का काम काफी बढ़ गया था। वो हर वक्त बस कजरी को काम कराते रहती थी और उसे सुनाते रहती थी। कजरी, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान हो, सब ठीक है ना? कजरी लंबी आह भरते हुए कहती है, हाँ, थोड़ा परेशान हूँ। जब से शोभा दीदी आई है मुझे 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं है। वो हर वक्त गुस्सा करते रहती है बस, और मुझे काम से निकालने की धमकी भी देती है। इस घर के अलावा मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, इसलिए थोड़ा परेशान रहती हूँ आजकल मैं। अगर तुम्हारा कोई और घर नहीं है तो क्या तुम इस तरह से इनकी गुलामी करोगी? माना कि हम नौकर हैं, मगर हम भी तो इंसान हैं। नहीं, हम गरीब हैं। अब गरीब तो जैसे इंसान ही नहीं होते हैं इन अमीर लोगों के सामने। खैर, ऊपर वाला अमीरों को इतने घमंडी और गरीबों को इतना कमजोर क्यों बनाते हैं, पता नहीं। इसी तरह से दिन गुजर रहा था। शोभा की माँ शोभा को थोड़ा समझाती थी, मगर शोभा एक जिद्दी और घमंडी लड़की थी और जमींदार भी उसी का साथ देता था। एक दिन कजरी रसोई में काम कर रही थी, तभी वहाँ शोभा गुस्से में आती है। अरे कजरिया, मैंने तुम्हें अपने कपड़ों पर प्रेस करने को कहा था ना, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक? अभी कर देती हूँ दीदी, थोड़ा काम में फंस गई थी। हाँ, तो तुझे यहाँ काम करने के लिए ही रखा है ना कि आराम करने के लिए। बचपन से तुमको हमने पाला है, खिलाया है, रहने को छत दिया है, और तुम मुझसे ही जबान लड़ा रही है। इतना कहकर शोभा कजरी को घसीटते हुए बाहर ले आती है और शोर सुनकर सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। क्या हुआ कजरी? और शोभा, तुम इतना चिल्लाकर क्यों बोल रही हो? हाँ, तुम तो उस कजरी को ही पूछोगी ना, इस नौकरानी से क्या पूछ रही हो माँ? मुझसे पूछो ना। इतने में वहाँ जमींदार आता है। क्या हो रहा है यहाँ? बेटी, तुम इतना परेशान क्यों हो मेरी राजकुमारी? पिताजी, अभी के अभी इस कजरिया को यहाँ से निकालो। इसकी इतनी हिम्मत की ये मुझसे जबान लड़ाती है। दीदी, ये आप क्या बोल रही हैं? यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोग ही तो मेरे सब कुछ है। तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हमें उससे क्या? हमने तुम्हें बचपन से पाला, अनाथ होने के बाद भी तुझको घर में रखा, और तुम मेरी ही बेटी को परेशान कर रही हो। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ए जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये भला अभी कहाँ जाएगी? बेटी शोभा, मैं इसे समझा दूंगी कि आज के बाद तुमसे कभी बहस नहीं करेगी। इसे माफ कर दो बेटी। लगता है तुम तो अपनी ही बेटी का दुश्मन हो। मेरी बेटी ने कह दिया तो कह दिया, ये लड़की अब यहाँ नहीं रहेगी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे घर से मत निकालिए। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे घर से मत निकालिए मालिक। शोभा घर वालों के सामने गिड़गिड़ा रही थी और रघु दूर से खड़ा सारा माजरा देख रहा था। उसे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुझे तेरी औकात दिखानी बहुत जरूरी था। तो जैसे 2 कौड़ी की नौकरानी इस घर में रहते रहते इस घर की मालकिन बनना चाह रही थी। ना माँ बाप का पता, ना घर बार का। तो जैसे गरीब को अपने घर में अब नहीं रख सकते हैं हम। इतना सुनना था कि रघु गुस्से में आकर कहता है, गरीब लोग भी तो इंसान होते हैं मैडम। भले ये नौकर है, मगर इसके बिना आप लोग कुछ भी नहीं है। आपकी सुबह की चाय से लेकर रात का खाना तक ये बनाती है, तभी आप खाते हैं। इतना तो माफी मांग रही है ये। इसके पास कोई घर नहीं है, तो आप लोग ऐसा करिएगा इसके साथ। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। एक नौकर दूसरे नौकर के साथ देने आ गया। सब ने कहा तू एक मंदबुद्धि है, इसीलिए तुझे काम पर रख लिया, लेकिन तू तो मुझसे ही जबान लड़ाने लगा। अच्छा हुआ तेरी सच्चाई सामने आ गई। तू भी निकल जा मेरे घर से, और इसे भी लेते जा। हाँ, लेकर तो जाऊंगा ही, पहले आप मेरा हिसाब कर दो। क्या क्या कहा तूने? हिसाब? किस चीज का हिसाब रे? चल निकल जा मेरे घर से। जमींदार जी, हमारी बात हुई थी महीने के आखिरी में मुझे 500 मिलेंगे, लेकिन 2 महीने हो गए, मेरा पैसा नहीं मिला। आप मेरा पैसा दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। इतना कहना था कि जमींदार आग बबूला हो गया और वो अपने आदमियों से कहकर रघु को पिटवा दिया।
तू 2 कौड़ी का नौकर मुझसे बहस करता है? दोनों को मेरी हवेली से बाहर फेंक दो। जमींदार के कहने पर रघु और कजरी को घर से बाहर कर दिया गया। दोनों उदास होकर अपने घर को जाने लगे। तभी कजरी कहती है, आपने मेरी वजह से खुद का नुकसान क्यों कर लिया? अब आप क्या करिएगा? मेरा क्या है? ऊपर वाला मुझे जहाँ चाहे ले जाए। जहाँ ले जाए मतलब? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और हाँ, ऐसे लोगों के साथ काम करने से अच्छा है कि मैं बिना किसी काम के रहूं। तुम खुद को दोष मत दो। कजरी को समझाकर रघु उसे अपने घर ले गया। कजरी के पास भी अपना कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ कहे रघु के साथ उसके घर चल गई। घर पहुंचकर रघु ने माँ को सारी बात बताई। क्या उस जमींदार ने तुमको मरवाया? मैं जानती थी कि वो बहुत बदमाश है, मगर इतना नीच हरकत करेगा ये सोचा नहीं था। जाने दो माँ, मुझे तो सिर्फ मारा ही है। इस बेचारी को तो इतने सालों से परेशान कर रहे थे वो लोग। अच्छा किया बेटा जो इसको यहाँ ले आया। बेटी, इस घर को अब अपना ही घर समझो। यहाँ से अब तुम कहीं और नहीं जाओगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। ईश्वर ने मेरे माँ को ले लिया, लेकिन लगता है आपके जरिए वो मुझे मेरी माँ वापस दे दिए। माँ और कजरी की बातें सुनकर रघु बहुत खुश हुआ। वो कजरी को बहुत पसंद करता था, इसलिए उसे दुखी नहीं देख सकता था। वो मन ही मन सोचने लगा, तूने मेरी कजरी को रुलाया है जमींदार। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। माँ, मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ, तुम लोग घर पर ही रहना। इतना कहकर रघु जमींदार के घर चला गया। अरे मंदिया, तू फिर से यहाँ आ गया और मार खानी बाकी है क्या? मैं तो बस अपना हिसाब करने आया हूँ। अच्छा, तो तू मेरा हिसाब करने आया है। चल बता, कैसे करेगा मेरा हिसाब? इसका हिसाब तो कल सुबह पंचायत में ही होगा। आप तो पंचायत के सदस्य हैं ना, तो फैसला भी तो आप ही करेंगे। यह कहकर रघु वहाँ से चला गया। अगली सुबह होने पर पंचायत में सारे लोग मौजूद थे। तभी रघु कहता है, जमींदार जी, कल मेरे सपने में आपके माता पिता आए। वे लोग आपसे मिलना चाहते हैं। अरे रघुआ, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे माता पिता तुम्हारे सपने में क्यों आएंगे? जमींदार जी, वो तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। वो लोग मेरे सपने में क्यों आए थे? तेरा दिमाग तो ठीक है ना रघुआ? मेरे माता पिता को मरे हुए सालों हो गए और अभी मैं उनसे कैसे बात कर सकता हूँ? मुझे पता था ये समस्या होगी, इसीलिए मैंने आपके माँ बाबूजी से भी बोला। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कुर्सी दे रहा हूँ, उसमें मेरे बेटे के बैठने से हम लोगों को वो देख सकता है। यही कहा उन्होंने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा भला कहीं होता है क्या? तुम सिर्फ हम सबका समय बर्बाद कर रहे हो। नहीं नहीं जमींदार जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी सारी जमीन आपको दे दूंगा, और अगर आपको अपने माता पिता दिख गए तो आपको मुझे 5 लाख देने पड़ेंगे। बोलिए, मंजूर है? 5 लाख रुपए सुनकर तो जमींदार के सांसें ही रुक गई, मगर थोड़ी देर सोचने लगा। ऐसा कहीं होता है भला? मरे हुए लोग कैसे दिख सकते हैं? ये तो सच में मंदबुद्धि है। इसकी शर्त मान लेता हूँ। कौन सा मुझे 5 लाख देने पड़ेंगे और उल्टा मुझे इसकी सारी जमीन मिल जाएगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरे माँ पिताजी नहीं दिखे तो मैं तुम्हारी सारी जमीन छीन लूंगा। रघु एक पुरानी कुर्सी लेकर आता है और जमींदार से कहता है, जमींदार जी, ये कुर्सी एक मायावी कुर्सी है। इस पर उन्हीं लोगों को अपने मरे हुए लोग नजर आते हैं जो लोग ईमानदार होते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते, और हाँ, जो अपने काम पर हमेशा वफादार होते हैं। जमींदार जी, आप तो यकीनन एक ईमानदार इंसान हैं और पूरा गांव जानता है कि आप किसी का भी फैसला बिना भेदभाव के करते हैं, तो आपको तो आपके माता पिता दिखेंगे ही। रघु की बात सुनकर जमींदार असमंजस में पड़ गया। वो डरते डरते कुर्सी पर बैठा। अरे ये क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर मैंने कह दिया कुछ भी नहीं दिख रहा तो सब मुझे बेईमान समझेंगे, और अगर झूठ कहा कि दिख रहे हैं तो मुझे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अरे रे रे, ये तो मैं दोनों तरफ से फंस गया। खैर कोई बात नहीं, इज्जत रहेगी तो बहुत पैसा कमा लूंगा। जमींदार जी, देख पा रहे हैं ना अपने माँ पिताजी को? अरे हाँ हाँ रघु, ये तो सच की एक मायावी कुर्सी है। मेरे माता पिता मुझसे अलविदा ले रहे हैं।
ना चाहते हुए भी जमींदार को 5 लाख रुपए देने पड़े। रघु पैसे लिए खुशी खुशी घर आ गया और घर आकर अपनी सारी बात कजरी और माँ को बताई। कजरी, देखो, पूरे गांव वाले मेरे बेटे को मंदबुद्धि कहते थे, लेकिन आज मेरा बेटा एक बहुत ही समझदारी का और होशियारी से उस लालची जमींदार को हरा दिया। फुलवा ने रघु और कजरी के शादी करा दी और अब तीनों खुशी खुशी से एक साथ घर पर रहने लगे।